अपन जो शुरुआत करेंगे टॉपिक की दैट इज विथ थर्मल फिजिक्स। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं विथ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेक्शंस, ठीक है। और इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं थर्मोमेट्री की, जिसमें टेम्परेचर स्केल के कन्वर्जन वगैरह के फॉर्मूले आते हैं। तो थर्मोमेट्री में अपन बात करेंगे टेम्परेचर स्केल की। टेम्परेचर स्केल की, मुझे ये बताइए टेम्परेचर क्या होता है सबसे पहले। व्हाट इज टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उसको मेजर करने के लिए, उसको लिखने के लिए अपन जो यूज करते हैं टर्म, वो क्या है? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर स्केल का कन्वर्जन, तो बेटा देखो टेम्परेचर स्केल का जो कन्वर्जन होता है, टेम्परेचर स्केल कन्वर्जन, उसमें अपने को एक फॉर्मूला यूज करना होता है। और वो फॉर्मूला क्या है? किसी भी टेम्परेचर स्केल में T माइनस एल एफ टी अपॉन यू एफ टी माइनस एल एफ टी, ये टर्म क्या रहती है? कांस्टेंट। अब ये टर्म कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो एल एफ टी होता है इसको बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है? ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स में अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे सेल्सियस में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन स्केल पे कितना होता है? 273.15 केल्विन। एनसीईआरटी पढ़ेंगे आप तो उसमें एक सवाल दे रखा है कि 273.15 क्यों है और 273.16 क्यों नहीं है, ठीक है। तो अगर थ्योरेटिकल सवाल आए आपने सामने तो पता रहना चाहिए कितना, 273.15 केल्विन, ठीक है। फिर है अपर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है? यूएफपी, अपर फिक्स पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या बोला है अपना? या तो 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 373.15, ठीक है। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है? आप डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स उठाइए और टेम्परेचर की वैल्यू के साथ में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में जाना है तो अपन क्या लिखेंगे? C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या लिखेंगे? F माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 32 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट कितना है? 212 माइनस 32। इसको अगर सॉल्व करते हैं फर्दर तो C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। तो यहां से देखिए F माइनस 32 कितना हो गया? 180 अपॉन 100 टाइम्स C। तो F का वैल्यू आ जाएगा आपका कितनी बार जाएगा? 9/5C प्लस 32। तो ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन इस तरह का फॉर्मूला शुरुआत में, है ना। तो ये रिजल्ट कहां से आता है? ये रिजल्ट यहां से आता है अगर आपको डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में जाना है। ऐसे ही आप अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स में बात कर सकते हैं, जैसे केल्विन और सेल्सियस में। वो तो बच्चा जानता है कि हाँ 273 जोड़ दो उसमें अपना आंसर आ जाएगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए एक नया स्केल आ गया, डिग्री RSD। कितना आ गया? डिग्री RSD। तो न्यू स्केल आ गया साहब। न्यू स्केल क्या है? न्यू स्केल है डिग्री RSD। इसमें क्या है? मान लो बोल दिया कि लोअर फिक्स पॉइंट तो है 20 डिग्री RSD, ठीक है। और अपर फिक्स पॉइंट क्या है? वो बोल दिया अपन ने लेट से
170 डिग्री आरएसबी। तो इसमें पूछा कि बताओ 100 डिग्री आरएसबी का मतलब कितना टेम्परेचर हुआ, डिग्री सेल्सियस में कितना हुआ ये वैल्यू। तो हाउ विल वी प्रोसीड, अपन बोलेंगे कि भैया टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये टर्म हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम। तो अपन बोलेंगे कि भैया टेम्परेचर टी ले लो आरएसबी में, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 20, डिवाइड बाय 170 माइनस 20 इज इक्वल टू, अब किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो सेल्सियस ले लो सी माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। अच्छा टेम्परेचर आरएसबी में कितना दे रखा है 100। तो इसको सॉल्व करके क्या डिग्री सेल्सियस में वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगा 100 माइनस 20 80 डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू सी अपॉन 100। 0 से 0 गया और 5 से गया 2 बार, 5 से गया 3 बार, बोलिए सी का वैल्यू कितना आ गया 160/3 डिग्री सेल्सियस, इतना। तो किसी भी टेम्परेचर स्केल से किसी भी टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। सिमिलर इंपॉर्टेंट रिजल्ट चलता है अपना केल्विन और सेल्सियस का। केल्विन में कभी भी कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस में कितना जोड़ना है आपको 273। वैसे तो 273.15 जुड़ता है, लेकिन आप चाहें तो 273 भी जोड़ के अपना काम चलिए, ठीक है। इसको नोट करिए एक बार। ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं, वैष्णवी, अनन्या, रोनित, ठीक है भाई। मैकेनिक्स क्या बड़ा सेक्शन होता है ना, और इसमें आपको परवेज सर का जब फ्लेवर मिलेगा तो फिर जीवन आनंद आ जाएंगे, ठीक है, इसलिए उसको नहीं श्योर किया। फिर आपका कौन सा आता है 12th इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, वो अपना तेजी सर से ही पढ़ना पड़ेगा यार वो तो, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपके ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स। ऑप्टिक्स में किसी का नाम और लेना ही नहीं है अपने को, ठीक है, आशीष गुप्ता सर, ऑप्टिक्स जिंदाबाद, ठीक है। तो ये टॉपिक एक ऐसा आता है जिसका ना मैकेनिक्स से लेना देना है, ना ऑप्टिक्स से लेना देना है, ना इलेक्ट्रोडायनामिक्स से लेना देना है। ये टॉपिक है सबसे बढ़िया शानदार, अलग से 4 सवाल 2025 में पूछे गए थे इससे, है ना। 4 सवाल 2025 में पूछे गए थे, और ऑन एन एवरेज हर साल 3 से 4 सवाल पूछ ही लेते हैं इसके अंदर। तो स्कोरिंग टॉपिक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ज्यादा भेजामारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज डालो, आंसर निकालो, एक बार फॉर्मूले पे पकड़ बन गई, अपना काम हो गया। तो 4 सवाल यानी कि आपके 20 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। कर लिया सबने, जल्दी करो। एट what temperature numerical values of degree Celsius and degree Fahrenheit are equal? At what temperature numerical values of numerical value of degree Celsius is double of its value in डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए 2 सवाल ट्राई करिए।
इसके अलावा है ना, मैं आपको जेई मेन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज, वो एक डीपीपी के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बताओ पहले में आंसर क्या होगा, 40 या -40? देखो, अपना क्या है, फ़ारेनहाइट इजिकल टू 9/5C प्लस 32। तो इसने बोला न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए, तो दोनों की जगह x लिख दो। x इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। तो यहां से मिलेगा -32 इज इक्वल टू 9/5x माइनस एक्स, तो ये मिलेगा 4/5x। 5 से कितनी बार, 8 बार, तो बोलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -40। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू -40 पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अगला बताओ, फ्रैक्शन आ रहा है तो फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं। 160, 160/30, 13। तो अपन क्या करेंगे, इसने बोला सेल्सियस की वैल्यू डबल ऑफ वैल्यू फ़ारेनहाइट में होनी चाहिए। तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू अगर x है तो ये होना चाहिए 9/5 इंटू 2x प्लस 32। तो -32 कितना मिला अपने को, ये मिलेगा 9 दूनी 18/5। तो 18/5x माइनस एक्स, तो -32 मिल जाएगा अपने को 13/5x। तो बोलिए x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 160/13 विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो एक वैरायटी के सवाल तो ये बन जाते हैं अपने पास, जिसमें अपने को बेसिक टेम्परेचर स्केल का कन्वर्जन अपने को आना चाहिए। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसको लिख लीजिए पहले, कन्वर्जन इन चेंज इन टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर के लिए भी अपने पास में एक रिजल्ट है, और वो है डेल्टा टी डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट दैट इज कांस्टेंट। कि अगर आपको टेम्परेचर चेंज के बारे में बात करी जाए, किसके बारे में, टेम्परेचर चेंज के बारे में बात करी जाए, तो ये रिजल्ट अपने लिए हेल्पफुल रहता है। इसमें जैसे मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में बात करना है, डिग्री सेल्सियस की बजाय केल्विन में बात कर लेते हैं, तो केल्विन में जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 100। 100 कैसे, 373.15 माइनस 273.15 इजिकल टू, सेल्सियस में अगर करोगे तो 100 माइनस 0 वापस कितना हो जाएगा, 100। और वही कन्वर्जन अगर फ़ारेनहाइट में करना है तो फ़ारेनहाइट में आता है 212 माइनस 32। बोलिए कितना मिलेगा, 180। तो ये अपने को जरूरत अगर पड़े कि भैया चेंज इन टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करना है, तो अपन क्या यूज करेंगे, डेल्टा एफ बाई 180 इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा के बाई 100। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो निकल कर आता है, जो हमारे को आगे थर्मल फिजिक्स में भी काम में आएगा, दैट डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा सी। भाई 100 से तो 100 क्या हो गया, कैंसिल। मतलब चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और सेल्सियस दोनों में क्या होता है, सेम। चेंज इन टेम्परेचर लिखना शुरू कर दीजिए, चेंज इन टेम्परेचर इज सेम इन केल्विन एंड सेंटीग्रेड। तो कहीं पे भी यूनिट वगैरह कन्वर्जन के काम में आते हैं अपने, तो अपन ध्यान में रखेंगे कि भैया सेल्सियस में चेंज करो चाहे केल्विन में चेंज करो, बात क्या रहती है, सेम रहती है।
डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल एंड डिग्री सेल्सियस स्केल, क्या बोला उनके बारे में? प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर, व्हेन वाटर कूल्स डाउन, कॉमा, Celsius scale falls to 40 degree Celsius, then find the fall in degree Fahrenheit scale. Degree Fahrenheit scale में fall कितना, ये कैलकुलेट। 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। अपन बोलते हैं डेल्टा एफ अपॉन 180 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन 100। अब डेल्टा एफ कैलकुलेट करना है, डेल्टा सी कितना दे रखा है? 40, 60, क्योंकि वो तो गिरा है 40 तक, तो गिरा चेंज कितना आया है उसमें? 7, डिवाइड बाय 100, 0 से 0, 0 से 0, डेल्टा एफ कितना आएगा? 18 इंटू 6, 8 छंग 48, 4, 108। आंसर कितना आएगा? 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक जो पॉइंट अपने को हमेशा रियलाइज करना पड़ेगा वो ये कि सवाल जो डिफिकल्ट होता है, सवाल जो डिफिकल्ट होता है वो जनरली अंग्रेजी का होता है ना? उसका फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या बायो से कोई लेना देना नहीं है। लैंग्वेज अगर आपने ढंग से पढ़ ली तो आपका काम आराम से हो जाएगा। और इसी चीज की हमारे को प्रैक्टिस करनी है। जनरली एक जो दिक्कत हम करते हैं, जो प्रॉब्लम हमारे साथ आती है वो ये कि कोई सवाल नहीं बना, तुरंत आके पूछ लिया। हाँ भाई फैसिलिटी अवेलेबल है डाउट काउंटर की, तो चलो तुरंत आके पूछ लेते हैं, अपना टाइम बच जाएगा। वो टाइम तो बच जाएगा, लेकिन जो उसके साथ माथाफोड़ी आपको करनी थी वो आपने नहीं करी, और फिर वो माथाफोड़ी नहीं करी तो प्रैक्टिस भी नहीं हुई, और प्रैक्टिस नहीं हुई तो उसका तरीका, तो उसका अपने को इफेक्ट किस में दिखाई देगा? पेपर में। क्योंकि दिमाग तो एक रनिंग होना चाहिए ना अपने, कि भाई चलना चाहिए दिमाग कि यार मेरे से कोई सवाल नहीं बना तो 99% टाइम्स मेरे एक्सपीरियंस में जो मैं मानता हूं वो सवाल अंग्रेजी की वजह से गलत है। ठीक है कि भैया इसने बोल रहा है डिग्री सेल्सियस स्केल फॉल्स टू 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब फॉल कितना आया, चेंज कितना आया? 7। बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस और चेंज कितना आया उसमें? 7। तो आपसे पूछा है फाइंड द फॉल इन डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट कितना गिरा, कितना गिरा मतलब चेंज आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे अभी अभी एक बोला कि एनसीईआरटी में एक सवाल बोला गया है कि अपन जो ये लोअर फिक्स पॉइंट लेते हैं केल्विन स्केल में, या फिर ये जो कन्वर्जन लेते हैं 273.15 क्यों लेते हैं, 273.16 क्यों नहीं लेते हैं? ठीक है, हाँ एक ही चीज है, फॉल मतलब गिरा, हिंदी सोचो कितना गिरा। अब गिरने में क्या देखोगे? चेंज। अगर ये बोला फाइंड एट टू व्हाट टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट फॉल, टू व्हाट डिग्री फ़ारेनहाइट इट फॉल, तो मतलब आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है फिर? फाइनल में। ठीक है, चलिए। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया ये आपने 273.15 क्यों लिया और 373.15 ये 273.16 क्यों नहीं लिया? तो उसका कारण आता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। क्या आता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, नंबर 1। नंबर 2, जो अपन गैस लॉस के वक्त ऑब्जर्वेशन करते हैं। गैस लॉस कौन से होते हैं? केटीजी के अंदर और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करते हैं। वो आइडियल गैस लॉस, बोलो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलुसेक्स लॉ, है ना? तो देखो एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं अपन। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया।
एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट किया गया, और शुरुआत के दिनों में टेम्परेचर जो रहता था वो डिग्री सेल्सियस में ही यूज करते थे। सब किस में यूज करते थे? डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस में आपने टेम्परेचर लिया और यहां पे प्रेशर को यूज किया, तो ग्राफ बनाया गया प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, और टेम्परेचर किस में रखना है? डिग्री सेल्सियस। तो सवाल किसमें क्या किया गया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर अपन ने टेम्परेचर कम किया तो इफेक्ट दिखाई दिया कि प्रेशर भी क्या हो गया? कम हो गया। ये तो था ऑब्जर्वेशन। क्या था ये? ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन में जब ग्राफ प्लॉट किया तो गैस नंबर 1 के लिए ग्राफ बना ऐसा, ये गैस नंबर 1 के लिए। गैस नंबर 2 के लिए ग्राफ बना ऐसा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी गैसेस के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया, और ग्राफ प्लॉट करके जब इसको 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में पीछे की तरफ एक्सटेंड किया गया, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है ना। अब पुराने जमाने की बात है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, तो उसके लिए फिर नेचर में जाना पड़ता था, अलास्का के जंगलों में, जहाँ पे टेम्परेचर है जो -20 डिग्री -30 डिग्री हो जाता। तो उसको जब प्लॉट किया गया पीछे की तरफ, तो पाया गया सारे के सारे ग्राफ एक ही जगह पर मिलते हैं, और वो नंबर कितना है? वो नंबर था -273.15। कितना लिया? सॉरी, डिग्री सेल्सियस। -273.15 डिग्री सेल्सियस। और वहां से फिर बोला गया कि यार ये जो -273.15 डिग्री सेल्सियस जिस पे सारे के सारे आके मिल रहे हैं, इसको नाम दिया गया 0 केल्विन। क्या नाम दिया? 0 केल्विन। तो अपन ने यहां पे बोला कि -273.15 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 0 केल्विन। तो अगर मुझे इसमें आगे बढ़ना है ग्राफ में, तो मैं बोलूंगा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 273.15 केल्विन। बोलो, बात समझ में आ रही है? अपने क्या करा अपन ने? 273.15 जोड़ दिया। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें अपन बात करते हैं फेज डायग्राम ऑफ वाटर। किसकी बात करते हैं? फेज डायग्राम ऑफ वाटर। तो बेटा, फेज डायग्राम ऑफ वाटर क्या होता है? उसमें एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है बिटवीन प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ जब अपन वाटर के लिए प्लॉट करते हैं, तो बेटा ये जो ग्राफ हमारे को मिलता है, ये मिलता है कुछ ऐसे। इसमें यहां पर कौन सा स्टेट रहता है? लिक्विड। यहां पे कौन सा स्टेट रहता है? सॉलिड। और यहां पे कौन सा स्टेट रहता है? गैस। इनमें जहां पे तीनों एक साथ मिल रहे हैं, वहां पर अपन बोलते हैं कि ये हमारे को मिलता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओ क्या मिलता है यहां पे? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के तीनों एक साथ हमेशा किसमें रहते हैं? इक्विलिब्रियम। और ये कंडीशन लेबोरेटरी में ही क्रिएट होती है। ये कंडीशन अपन ऐसे सामने से देखने पे नहीं दिख सकता है कभी भी रियल लाइफ में। इसके लिए लेबोरेटरी कंडीशंस क्या है कि टेम्परेचर रहता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होगा? 273.16। ठीक है, और प्रेशर इसमें रहता है 600 किलो पास्कल। 600 नहीं, 6 किलो पास्कल। 0.6 किलो पास्कल। तो प्रेशर तो रहना चाहिए 0.6 किलो पास्कल, और ये जो टेम्परेचर है ये कितना रहना चाहिए? 273.16। तो इसको बोला गया कि साहब ये क्या है? ये है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब जो एनसीईआरटी का सवाल है वो क्या था कि 273.15 को क्यों कंसीडर किया गया 0 डिग्री सेल्सियस के लिए, 273.16 को क्यों नहीं? उसका आंसर है कि भैया कंसेप्ट ही अलग अलग है। ये तो वो तो जा रहा है अपना टेम्परेचर की भैया 0 कहां, केल्विन कहां पर लेगा, और ये कहां पर जा रहा है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। दोनों के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, ये दोनों ग्राफ प्लॉट कर लो। इसमें अपने को मिलता है ना प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
कौन सा लॉ कहलाएगा जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो? वॉल्यूम कांस्टेंट वाला लॉ कौन सा होता है? गेलुसेक्स लॉ। कौन सा होता है? गेलुसेक्स लॉ। ठीक है, ठीक है, ब्रेक में या क्लास के बाद भी ले जा सकते हैं, है ना? ठीक है, टी शर्ट। ठीक है, तो जो जो मटेरियल बचा हुआ है वो ब्रेक में या फिर ब्रेक के बाद वाली क्लास लास्ट क्लास के बाद जाके कलेक्ट कर लेंगे। अपने अपने जहाँ पे मेन ऑफिस की एंट्री है ना, उसके नीचे बेसमेंट में वहां पे डाउट काउंटर्स भी लगते हैं और वहां पे है जो आपको ये सारा मटेरियल भी मिलेगा। अब ये वाला जो सेक्शन अपन पढ़ रहे हैं इसमें से नीट के अंदर सवाल पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा तो थ्योरेटिकल सवाल पूछा जाएगा। थ्योरी के लिए एनसीईआरटी की जो थ्योरी है वो अपन ने क्लास में कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो एक तो आप ये टारगेट रखना कि जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होते जाए वैसे वैसे एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल आप साथ के साथ लगाते जाए। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन भी उसकी अच्छी खासी रहती है और दूसरा नीट में डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं हर साल। तो टारगेट ये रखना है कि ठीक है, मॉड्यूल अपने को जो दिया वो कर लेंगे, इधर उधर मत्था मारने से पहले सबसे पहला काम जो करना है चैप्टर फिनिश होने के बाद में आपको क्या अटेम्प्ट कर लेंगे अपनी एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है अपना वो आता है कैलोरी। ठीक है, अब कैलोरीमेट्री शुरू करने से पहले बात ये कर लेते हैं कि कैलोरी क्या होती है। बताओ कैलोरी क्या होती है? व्हाट इज कैलोरी? यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट या फिर यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना? पुराने टाइम पे जो यूज करते थे वो थी। तो कैलोरीमेट्री का मतलब क्या हो गया? हीट का मेजरमेंट। हीट का मेजरमेंट। हीट का मेजरमेंट कैसे किया जाए? हीट का मेजरमेंट कैसे किया जाए? तो बेटा कैलोरीमेट्री के लिए अपन क्या बोलते हैं? इट इज मेजरमेंट ऑफ हीट। मेजरमेंट ऑफ हीट। और हीट का मेजर करने के लिए हीट का इफेक्ट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? हीट का इफेक्ट। अब हीट का इफेक्ट क्या होता है? तो हीट के दो इफेक्ट हमारे को देखने को मिलते हैं। एक होता है जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है। क्या चेंज होता है? टेम्परेचर। और दूसरा होता है जिसमें फेज चेंज होता है। क्या चेंज होता है? फेज। तो एक तो है टेम्परेचर चेंज और एक क्या है? फेज चेंज। ठीक है, अब टेम्परेचर चेंज को कैसे हीट के थ्रू देखा जाता है? तो हम बोलते हैं कि हीट को अगर क्यू से डिनोट करें, किससे डिनोट करें? क्यू से। तो हीट प्रोपोर्शनल होती है मास और डेल्टा टी के। मतलब कम मास लोगे और टेम्परेचर चेंज करोगे तो हीट कम लगेगी, ज्यादा मास लोगे सेम टेम्परेचर चेंज में हीट क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। दूसरा होता है फेज चेंज। फेज चेंज करते वक्त हीट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? मास पे। कि भैया आपको 10 किलो बर्फ पिघलानी है तो कितनी हीट लगेगी, और 40 किलो ही बर्फ पिघलानी है तो कितनी हीट लगेगी। तो ये है ऑब्जर्वेशन कि भैया कितनी कितनी हीट लगती है। यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट होता है उसको लिखा जाता है एस। क्या लिखा जाता है? एस।
और यहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट होता है उसको क्या लिखते हैं अपन? एल। बोलो एस क्या है? स्पेसिफिक हीट। क्या होती है ये? स्पेसिफिक हीट। और एल क्या होती है? लेटेंट हीट। कौन सी हीट? लेटेंट हीट। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात कि अगर मास के बजाय गैस की टर्म्स में बात करें तो गैस में मास के बजाय क्या देखा जाता है? मोल। क्या देखा जाता है? मोल। तो मोल देखा जाता है तो गैसेस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा। क्या हो जाता है? Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। वैसे क्या है? एम एस डेल्टा टी। और गैसेस के लिए क्या हो जाता है? एन सी डेल्टा टी। जहां पर जो सी है उसको बोल देते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या बोल देते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। अभी जब कैलोरीमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम फोकस करेंगे एम एस डेल्टा टी पर और Q इज इक्वल टू एम एल। अगर टेम्परेचर चेंज ऑब्जर्व हो रहा है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एम एस डेल्टा टी। और अगर फेज चेंज ऑब्जर्व हो रहा है मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? Q इज इक्वल टू एम एल। एम इंटू एल में एल क्या है? लेटेंट हीट। अच्छा, स्पेसिफिक हीट जो है अगर इसकी यूनिट की बात करें तो ये बनती है कैलोरी। यूनिट अलग से लिख देते हैं इसकी। तो जो स्पेसिफिक हीट है उसकी यूनिट बनेगी अपनी एफ इजिकल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी कर देंगे। तो इसकी यूनिट बनेगी कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या फिर जूल पर केजी केल्विन। और इनमें रिलेशन क्या रहता है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, बोलो एक कैलोरी में कितने जूल? एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.2 जूल के बराबर। तो 4.2 तो यहां पे लिख दिया ऊपर। एक ग्राम में कितने किलोग्राम? 1/1000। तो 4.2 और 1000 ऊपर जाएगा तो ये होगा 4.2 इंटू 1000 जूल पर केजी। अच्छा, डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि चेंज क्या रहता है? सेम रहता है, चाहे सेल्सियस में बोलो चाहे केल्विन में बोलो। तो ये आपका मिल जाएगा 4200 जूल पर केजी केल्विन। लेटेंट हीट की यूनिट की अगर बात करें तो लेटेंट हीट क्या बन रहा है? Q बाई एम। और Q बाई एम बन रहा है तो यूनिट क्या बनेगी? कैलोरी पर ग्राम या फिर जूल पर केजी। 1 कैलोरी पर ग्राम कितना हो जाएगा? इजिकल टू 4200 जूल पर केजी। जरूरत पड़े तो हम ये यूनिट कन्वर्जन यूज कर सकते हैं। बाकी जनरली सवालों में जो नीट में पूछे जाते हैं उसमें ये वैल्यूज अपने को दी होती है पहले से। बस एक बात ध्यान में रखना, अगर ग्राम में ले रहे हो यूनिट तो मास की वैल्यू भी ग्राम में रख देना। और अगर केजी में ले रहे हो यूनिट तो मास की वैल्यू भी किस में रख देना? केजी में रख देना। Q इजिकल टू एम एस डेल्टा टी। मान लीजिए एस की यूनिट लिखते वक्त नीचे ग्राम आ रहा है तो मास को किस में लिखोगे? ग्राम में। और अगर Q इजिकल टू एम एल लिखते वक्त कैलोरी या जूल पर ग्राम आ रहा है तो मास की वैल्यू भी किस में रख दोगे? ग्राम। ठीक है, नोट करिए।
वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1 क्या यूनिट बोलो। वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1, 1 के पीछे यूनिट कौन सी होती है? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1, 1 के पीछे यूनिट भी जरूरी है, कौन सी यूनिट होती है? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अभी वाटर के लिए सारी चीजें एक साथ लिख लेंगे अपन, ठीक है। फिलहाल इनको करो, नोट करिए, सवाल करिए। क्या लिखेंगे पहले वाले के लिए? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। हीट कितनी है? 400 जूल। मास कितना है? 200 ग्राम। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इसको किससे, 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? किलोग्राम, है ना, क्योंकि लिख दिया एसआई यूनिट में सॉल्व करना है। एस का वैल्यू कैलकुलेट करना है और डेल्टा टी कितना है? 40। तो बोलिए एस का वैल्यू कितना आएगा? 200 से तो गया 2 बार, 2 से गया 20 बार, 0 से गया 0, 2 से गया 50। बोलिए एस का वैल्यू कितना आ गया? 50 जूल पर केजी कैलोरी। 50 जूल पर केजी कैलोरी, अगर पूरा काम ऐसा यूनिट में करना है तो, ठीक है। अगला बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी से, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। बोलिए मास कितना है? 1 kg। और स्पेसिफिक हीट कितनी है? 0.04 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड गया। अब 1 kg का मतलब कितने ग्राम हो गया? 1000 ग्राम। तो देखो ग्राम से ग्राम भी गया, तो ये अपना आ गया 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 100। कितना आएगा आंसर? 4000 जूल। कितना आएगा? 4000। ठीक है। अब इसमें जो सीखना है सवाल में आपको, वो ये कि जरूरी नहीं है कि हमेशा जो एस की वैल्यू है उसका यूनिट कन्वर्जन करें। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ग्राम में है तो यहाँ पे भी किस में रखना पड़ेगा? किलोग्राम, सॉरी ग्राम। अगर यहाँ पे मास की यूनिट ग्राम की है तो यहाँ पर भी किस में रखना है? आपको ग्राम में ही रखना है। और फॉर्मूला सिंपल है, क्या? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, सिंपल। हाँ। अच्छा, अरे यार वो तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी। नहीं, हीट कैपेसिटी नहीं, पहले इसकी वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट, स्टार बना के लिख लीजिएगा पॉइंट। स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट आर properties of material, properties of material and do not depend on their amount। कि 1 ग्राम वाटर लू चाहे 1000 ग्राम वाटर लू, दोनों की स्पेसिफिक हीट क्या रहेगी? सेम।
दोनों की लेटेंट हीट भी क्या रहेगी, सेम। अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे। एल्यूमिनियम का अलग रहेगा, कॉपर का अलग रहेगा, वाटर का अलग रहेगा, ठीक है। अलग अलग मटेरियल्स के लिए वैल्यूज क्या होती है, अलग अलग। अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट है H2O। क्या है इंपॉर्टेंट, H2O। तो स्पेसिफिक हीट फॉर द आइस, स्पेसिफिक हीट फॉर द वाटर, स्पेसिफिक हीट फॉर स्टीम, देन लेटेंट हीट फॉर वाटर, मतलब वाटर टू आइस कन्वर्जन, एंड लेटेंट हीट फॉर वाटर टू स्टीम कन्वर्जन। सबसे पहले मुझे बताइए लेटेंट हीट फॉर वाटर, स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको चाहे आप तो 4200 जूल पर केजी केल्विन भी लिख सकते हैं। आइस के लिए बेटा ये वैल्यू होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्जन करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4200 से, तो ये हो जाएगा 2100 जूल पर केजी केल्विन। स्टीम के लिए भी ये वैल्यू कितनी होती है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। कन्वर्जन करेंगे कितना आएगा, 2100 जूल पर केजी केल्विन। 2016 या 17 में एम्स का एक सवाल आया था जिसमें ये वैल्यूज कुछ अलग दे रहे थे। अब अगर आप सवाल में जो दी गई वैल्यूज हैं उनको यूज ना करके अपनी वैल्यूज को यूज करते हैं तो फिर आंसर ऑब्वियसली क्या आना है, गलत। तो वैसे तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, लेकिन सवाल में अगर कुछ और वैल्यूज दी है तो आपको वही यूज करनी है, इस बात को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ आइस वाटर ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आएगा, कैलोरी पर ग्राम। और लेटेंट हीट फॉर स्टीम वाटर कितना होता है, 540, वैसे भी ये वैल्यू 536 होती है, बट 540 कैलोरी पर ग्राम। कन्वर्जन करना चाहे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4200 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 80 इंटू 4200 जूल पर केजी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 540 इंटू 4200 जूल पर, ठीक है। बट अपने को तो ये रिजल्ट याद कर लिया अगर अपने, तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, खाली 4200, ठीक है। अच्छा, इन जनरल H2O has higher heat capacity या higher specific heat as compared to any metal। इस बात को ध्यान में रखेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव। वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो किसी भी मेटल के कंपैरिजन में हमेशा क्या होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिल रही है 4200, मेटल्स के लिए जो वैल्यू होती है लगभग 400 500, बल्कि मैं बोलूंगा 200 से 1000 के बीच में होती है। जबकि इसके अंदर कितनी मिल रही है अपने को, 4200। सो वाटर is also used as a good coolant। Water is also used as a good coolant। कूलेंट क्या होता है, जो टेम्परेचर चेंज ना करने दे। इंजन वगैरह में डलता है कूलेंट, तो कूलेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि भैया वो टेम्परेचर को राइज ना होने दे। अब देखिए क्यू किसके बराबर होता है, एमएस डेल्टा टी। बोलिए डेल्टा टी किसके बराबर आएगा, क्यू अपॉन एमएस। अब एस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डेल्टा टी उतना ही कम रहेगा। तो ये वाटर का क्या होता है कि उसका स्पेसिफिक हीट काफी हाई होता है,
और बहुत हाई स्पेसिफिक हीट हाई होने के कारण उसमें टेम्परेचर चेंज इजीली नहीं होता है, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह तक में वाटर को किसकी तरह से यूज करते हैं, एज अ कूलेंट। फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू एमएस डेल्टा। तो डेल्टा टी क्या हो गया, Q अपॉन, ठीक है। नेक्स्ट इज हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। क्या होता है, सिंपली m इंटू एस। इस टर्म को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी। तो बताइए हीट का फॉर्मूला क्या होता है अपना, ms डेल्टा टी। तो उसकी जगह पर और क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू h डेल्टा टी। तो इस फॉर्मूले को कहां पे यूज करना है, जहां पर अपने को क्या दे रखा हो, सीधे सीधे हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी क्या है, बेसिकली H को आप लिख सकते हो Q अपॉन डेल्टा टी, कि भैया कुछ टेम्परेचर चेंज कर, यूनिट टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, यूनिट डेल्टा टी के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, वो हीट की जो रिक्वायरमेंट है वो बन जाती है उसकी हीट कैपेसिटी। क्या बन जाती है, हीट कैपेसिटी। और ये डिपेंड्स ऑन अमाउंट एज वेल एज मटेरियल होता है। ऑब्वियसली अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि मास भी है, और कैपेसिटी मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि साथ में क्या है, स्पेसिफिक हीट है। तो एस तो प्रॉपर्टी हो गई मटेरियल की और एम प्रॉपर्टी हो गई अमाउंट की, तो ये दोनों पर ही डिपेंड कर जाता है, ठीक है। यूनिट क्या बनेगी इसकी, एच की, जूल पर कैलोरी या फिर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। करो तो फटाफट मल्टीप्लाई और लिख दो आंसर। यूनिट्स का ध्यान रखना। एकमात्र गड़बड़ जो इन सवालों में हो सकती है वो कौन सी हो सकती है, यूनिट कन्वर्जन।
बताइए भाई 200 ग्राम वाटर के लिए कितना आ रहा है हीट कैपेसिटी? H इज इक्वल टू M, ग्राम में को किलोग्राम में कन्वर्ट कर ले, 20/1000 मल्टीप्लाइड बाय 4200, 20 कितना आएगा ये? 84 जूल पर केजी। इसमें बताइए कितना आएगा? 20/1000 मल्टीप्लाइड बाय 400, तो कितना आएगा अपना? क्या M इंटू एस ही तो करना है ना, सिंपल। तो M इंटू एस करेंगे तो M इंटू एस कर देंगे, 1 2 3 1 2 3, कितना आएगा? 8 जूल पर केजी। ठीक है, सिंपल क्या करना है? M इंटू एस। और अगर हीट कैपेसिटी दे दी जाए तो हीट को कैसे कैलकुलेट करोगे? एमएस डेल्टा टी, और एमएस की जगह पर क्या लिख दोगे? एच। ठीक, नेक्स्ट इज वाटर इक्विवेलेंट। अब वाटर इक्विवेलेंट क्या चीज है? वाटर इक्विवेलेंट अपन बोलते हैं कि वो अमाउंट ऑफ वाटर बताओ जिसकी हीट कैपेसिटी सेम है एज द गिवन ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने को 20 ग्राम कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट निकालना है, या फिर अगर 20 ग्राम Fe का वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है 5, तो अपने को पता करना है कि उसको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए अपन करते क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, जो लिखा है वही फॉर्मूला यूज कर लिया। दोनों की हीट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। तो MWSW किसके बराबर हो गया? M0S। वाटर का स्पेसिफिक हीट अगर आप 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड ले लो तो फिर वाटर इक्विवेलेंट ग्राम में आ जाएगा। और अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट आप 4200 जूल पर केजी केल्विन ले लो तो वाटर इक्विवेलेंट किस में आ जाएगा? केजी में। मतलब डिपेंड करता है कि यूनिट्स कौन सी यूज कर रहे हैं, डिपेंड कर रहा है कि यूनिट्स कौन सी यूज कर रहे हैं। अब जैसे इसमें सवाल में पूछ लिया, कैलकुलेट वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 20 ग्राम कॉपर। कॉपर की स्पेसिफिक हीट दे रखी है, कितनी दे रखी है? 400 जूल पर केजी केल्विन। तो अपन इसको कैसे यूज कर सकते हैं? अपन यूज कर सकते हैं MWSW इज इक्वल टू M कॉपर इंटू S कॉपर। अपने को MW कैलकुलेट करना है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ले लो आप 4200 जूल पर केजी केल्विन। मास ऑफ कॉपर कितना दे रखा है? 20, तो 20 को कितना लिख लोगे? 20/1000। और कॉपर का स्पेसिफिक हीट कितना है? 4200। सिंपल, आपको MWSW की वैल्यू किसके बराबर करनी है? M कॉपर इंटू S कॉपर। अब M कॉपर इंटू S कॉपर के बराबर लिख दिया तो ये याद में रखना, कि ध्यान में रखना कि भैया यूनिट्स अपने को क्या रखनी है? सेम रखनी है। चाहो तो CGS में करो, चाहो तो अपने SI यूनिट में करो, लेकिन यूनिट दोनों तरफ क्या रहनी चाहिए? सेम। तो यहां से सॉल्व कर लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 2 0 से 2 0 गया, और ये आ गया M 1 0 से 1 0 गया। MW का वैल्यू कितना आ रहा है? 8/4200 मल्टीप्लाइड बाय 100 केजी। ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 3 0 हटा दो इसमें से, तो ये हो जाएगा 8/100
420 ग्राम, हीट अपॉन 420। तो आगे कैलकुलेशन अपन सीख लेंगे जैसे भी, तो ऑन स्पॉट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है क्या यूज किया आपने, MWSW इज इक्वल टू M कॉपर इंटू S। ठीक है, S की वैल्यू वाटर में लिखोगे तो वाटर इक्विवेलेंट दे देगा। हाँ, अब क्योंकि मैंने सारा काम SI यूनिट्स में करा है, इसलिए मेरा फाइनल आंसर इसमें किस में आया है, केजी में, और केजी से किस में कन्वर्ट करना पड़ा फिर, ग्राम। ठीक है, नोट करो। अब ये जो सवाल आया है अगला सामने, हीट निकालने का फॉर्मूला हम तो एक ही जानते हैं टेम्परेचर चेंज के लिए, MS डेल्टा। अब इसमें मास ऑब्जेक्ट का लेना है, एस भी ऑब्जेक्ट का लेना है, इनकी डेल्टा टी। हमने तो कोशिश करी कि पहले चलो मास ऑफ Fe दे रखा है 20 ग्राम Fe, तो 20 लिख लिया यहाँ पे, लेकिन स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन तो पता ही है, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है उसने वाटर इक्विवेलेंट की। वाटर इक्विवेलेंट कितना है इसका, 5 ग्राम। तो आप MFE और SFE की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, MW और SW, जहां पे MW क्या है इसका, वाटर इक्विवेलेंट। अब वाटर इक्विवेलेंट अगर MW कितना दे रखा है, 5 ग्राम। आंसर क्योंकि कैलोरी में चाहिए, तो वाटर के लिए तो अपन जानते हैं कि 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और टेम्परेचर का चेंज कितना है, 20। अगर मुझे SFE पता होता तो मुझे वाटर इक्विवेलेंट की आवश्यकता नहीं होती। तो वाटर इक्विवेलेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हर मटेरियल का S पता होना आवश्यक नहीं है। तो उसमें सवाल इनडायरेक्ट घुमा के दिया जाता है कि भैया वाटर इक्विवेलेंट इतना है, तो अब बताओ कितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हमने यहां पर क्या बोला, MWSW को किसकी जगह पर लिख सकते हैं, S ऑब्जेक्ट और M ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, MFE और SFE की जगह पर लिख दिया MW और SW, एज सिंपल एज। ठीक है, अब वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम Fe का कितना दे रखा है, 5 ग्राम। पूछा भी यही है कि 20 ग्राम Fe को टेम्परेचर चेंज करना है हमारे को, तो हमने 20 ग्राम Fe की जगह पर क्या लिख लिया, वाटर इक्विवेलेंट कितना, 5 ग्राम। S की वैल्यू वाटर की डाल दी 1, और डेल्टा टी कितना कर दिया 20। बोलो आंसर कितना आएगा, 100। क्या एक तो है डेफिनेशन, एक है टुट्टू सवाल कि भैया वाटर इक्विवेलेंट कैसे निकालें, दूसरा है उसका एप्लीकेशन पार्ट, अप्लाई कैसे किया जाता है। अभी मेरे पास में मान लीजिए कोई एक ग्लास है, ये ग्लास है, मुझे पता करना है कि इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। अब मुझे इस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट नहीं पता, अगर पता होता तो MWSW डेल्टा टी कर लेता, यस और नो। लेकिन अगर मुझे इसका वाटर इक्विवेलेंट पता है तो मैं वाटर इक्विवेलेंट को यूज करके MWSW डेल्टा टी कर सकता हूं। मतलब M0 S0 की जगह पर आप क्या लिख लेंगे, MWSW। ठीक है, अब वाटर इक्विवेलेंट 20 ग्राम Fe का कितना दे रखा है, 5 ग्राम।
कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने? क्या मैंने कुछ यूनिट का कन्वर्जन किया है? शायद 2 जीरो एक्स्ट्रा ले लिए क्या? 2 जीरो एक्स्ट्रा ले लिए क्या? वो तो 1000 से मल्टीप्लाई करा है उसको, लेकिन मुझे लगता है शायद मैंने यहां पे कुछ मिस्टेक कर दी। एक बार वापस कर ले। MW इंटू 4200 इज इक्वल टू कॉपर के लिए 20/1000 मल्टीप्लाइड बाय 400। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो MW कितना आएगा? 8/4200। अब ठीक है, तो शायद मैंने यहाँ पे 2 जीरो ये एक्स्ट्रा लगा दिया, गड़बड़ कर दिया। ठीक है, अब किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 4200 इंटू 1000। बोलो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 80/42। तो ये कितना आ जाएगा अपना? 40/21। दैट इज योर फाइनल आंसर, 40/21। अब ठीक है, वो 2 जीरो एक्स्ट्रा कर दिए थे जल्दी जल्दी। जूल पर केजी होगा, या हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या बनती है? जूल पर केल्विन। ठीक है, चलो, जूल पर केल्विन। ओके जी, तो एप्लीकेशन पार्ट समझ में आ रहा है सबको कि अगर मुझे वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है तो मुझे स्पेसिफिक हीट की आवश्यकता नहीं है। अगर वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है तो स्पेसिफिक हीट की आवश्यकता नहीं। ठीक, ये सब बनाते हैं कैलोरीमेट्री का बेसिस। ठीक है, डायरेक्टली इन पे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं अब जो सेक्शन शुरू करेंगे उसके ऊपर। लेकिन वो सेक्शन शुरू करने से पहले एक बार बेसिक तो पता होना चाहिए अपने को कि यार स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो अभी तक तो अपन ने वो सब स्टडी करा है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दा ये है कि हीट को मेजर करना है। क्या करना है? हीट को मेजर। और हीट को अगर मेजर करेंगे तो अपने को दो चीजें पता है, एक तो पता है ms डेल्टा टी और एक पता है ml। कभी कभार ms डेल्टा टी की जगह पर m इंटू एस को हीट कैपेसिटी बोल दिया जाता है। अब मान लीजिए सवाल हमारे सामने आता है कि सर जब हीट बढ़ा देते हैं किसी मटेरियल को तो उसमें क्या क्या संभावनाएं होती हैं। तो हमने क्या बोला? दो संभावनाएं होती हैं, या तो उसका टेम्परेचर बढ़े या फिर उसका फेज चेंज हो जाए। और इसी को स्टडी करते हैं अंडर द टॉपिक हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व, यहां पर अपन हीट दे रहे हैं और यहां पे टेम्परेचर देख रहे हैं। और हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए शुरुआत करी हमने -20 डिग्री सेल्सियस की आइस से। किससे शुरुआत करी? -20 डिग्री सेल्सियस की आइस से। बताओ, -20 डिग्री सेल्सियस की आइस को हीट दोगे तो क्या होगा? मेल्टिंग तो होनी है जीरो पे, तो पहले -20 से कहां पे पहुंचेगा? जीरो पे। तो क्या देखा गया कि भाई साहब यहां पर आपका हीट चेंज होते वक्त, टेम्परेचर चेंज होते वक्त आपका हीट और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ कैसा बना? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन क्यों बना? क्योंकि Q होता है ms डेल्टा टी। तो डेल्टा टी अपॉन Q, इसकी वैल्यू 1/ms के बराबर आ रही है, यानी कि ये कांस्टेंट है। मतलब कि इसका स्लोप कैसा रहेगा? कांस्टेंट। और स्लोप की वैल्यू कितनी रहेगी? 1/ms। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस ग्राफ में T वर्सेस Q ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमारे को मिलता है टेढ़ी लाइन का 1/ms के बराबर। ठीक है, जब क्या चेंज हो रहा है?
टेम्परेचर चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब टेम्परेचर चेंज होते होते कितना टेम्परेचर पहुंच गया? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी रहता है और वाटर भी रहता है, आइस भी रहता है और वाटर भी रहता है। और अगर आइस वाटर दोनों रहेंगे तो उनका कन्वर्जन होगा। तो इसको अपन स्टार्ट पॉइंट बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी। तो ए से बी तो क्या बता रहा है? टेम्परेचर चेंज। और बी से सी क्या बता रहा है? फेज चेंज। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात देखिए, अब यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पे यहां पे तो थी सिर्फ आइस और यहां पर क्या बन चुका है अब उसका? वाटर। तो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को जब हीट देंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक कि वाटर का टेम्परेचर कितना ना पहुंच जाए? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको यहां पे मिलेगा वाटर। लेकिन जब और हीट देते जाएंगे तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में। स्टीम में कन्वर्जन के दौरान भी टेम्परेचर क्या रहना है? सेम, 100 डिग्री सेल्सियस। और स्टीम से और ज्यादा अगर हीट देंगे तो वापस से क्या होगा? टेम्परेचर राइज। वापस से क्या होगा? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर राइज के दौरान हमेशा स्लोप जो मिलेगा ड्यूरिंग टेम्परेचर राइज, जो स्लोप आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1/ms। एक सवाल पूछ लिया किसी ने कि बताओ फेज चेंज के दौरान स्पेसिफिक हीट क्या होती है? फेज चेंज के दौरान स्पेसिफिक हीट क्या होती है? तो हमने तो सोचा यार फेज चेंज के दौरान तो खाली लेटेंट हीट होती है, स्पेसिफिक हीट तो होती ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। फेज चेंज के दौरान स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये देखो कि स्पेसिफिक हीट स्लोप के बराबर होती है। स्लोप कितना है? 0। तो 1/ms को अगर 0 कर दोगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन। तो फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और स्पेसिफिक हीट, चलो इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, Q/m डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है? 0। तो स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी? कभी भी फेज चेंज के दौरान स्पेसिफिक हीट अगर पूछ ली जाए तो कितनी होती है? या फिर नॉट डिफाइंड, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, फेज चेंज के दौरान जो लेंथ ऑफ कर्व होती है, कौन कौन सी लेंथ? जैसे कि आपकी B2C या फिर आपकी जैसे इसको BC, D और E बोल दो इसको। ठीक है। तो B2C और D2E, इन दोनों में से बड़ी लेंथ कौन सी रखेगी? B2E। कारण क्या है कि ये जो लेंथ है ये Q = ml की वजह से आ रही है। किसकी वजह से आ रही है? Q = ml की वजह से। लेटेंट हीट जो होती है वो वाटर स्टीम की ज्यादा होती है और आइस वाटर की क्या होती है? कम होती है। लेटेंट हीट आइस वाटर की कम होती है, इसलिए जो लेंथ है BC वो कम रहेगी और जो लेंथ है DE उसकी वैल्यू क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ठीक है। अब अगर टोटल हीट कैलकुलेट करनी है, अच्छा स्लोप की भी एक बात कर लेते हैं कि स्लोप इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका रहेगा? जिसकी स्पेसिफिक हीट सबसे कम है। या स्पेसिफिक हीट जिसकी सबसे ज्यादा है उसके लिए स्लोप क्या रहेगा? सबसे कम। तो ये हुआ आइस के लिए स्लोप, ये हुआ वाटर के लिए स्लोप और ये किसके लिए हुआ? स्टीम के लिए स्लोप। तो बताइए स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसकी होती है? वाटर। तो उसका स्लोप क्या रहेगा? सबसे कम। वाटर का स्लोप सबसे कम, उसके बाद बच्चों आइस आता है और लगभग बराबर किसका रहता है? स्टीम का। वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्टीम का थोड़ा सा ज्यादा होता है। स्टीम का स्लोप क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है। तो अगर आपसे अब थर्ड बात पूछी जाए कि भैया टोटल हीट कैलकुलेट करके बताओ कितनी हुई, तो अपन बोलेंगे एक हीट तो लगेगी ms डेल्टा टी। किसके लिए? आइस के लिए। फिर हीट लगेगी ml
किसके लिए? आइस टू वाटर कन्वर्जन के लिए। फिर हीट लगेगी वापस ms डेल्टा टी, बोलो किसके लिए? वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। और फिर हीट किसकी लगेगी? ml, किसके लिए? वाटर टू स्टीम कन्वर्जन के लिए। और फिर हीट कितनी लगेगी? ms डेल्टा टी, किसके लिए? स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो ये हुआ अपना हीट का मेजरमेंट। चैप्टर का नाम क्या है? कैलोरीमेट्री। हीट का मेजरमेंट। हीट का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा? आप हीट देते जाओ और उसमें देखते जाओ कि भैया कब कब क्या क्या चीजें हो रही। ठीक है, तो ये हुआ आपका कैलोरीमेट्री का आधा पार्ट, जिसमें आज के लेक्चर में अपन ने खाली बेसिक डेफिनेशन एक बार डिस्कस करी है, बेसिक हीटिंग कर्व देखा है हमने। अगले लेक्चर में अपन इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स के थ्रू देखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री होता है जिससे सवाल पूछे जाते हैं उसको भी अपन स्टडी करें। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, थैंक यू।